Hello students, खूब पढ़ो खूब बढ़ो. Today we will study about matrices. As you know, this is the chapter 3 of class 12th NCERT Mathematics. देखिए, मैट्राइसेस को सीखने से पहले हमें जानना होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही प्लूरल जो है मैट्राइसेस होता है. जैसे जब कोई सिंगल अकेला रहेगा तब हम वहां पर उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे तो फिर उनको जो है मैट्राइसेस बोला जाएगा. तो देखिए, मैट्रिक्स यह आपके लिए क्लास 12th के लिए पूर्ण रूप से एकदम नया चैप्टर है. मतलब इसको आपने प्रीवियस क्लास में कुछ भी नहीं सीखा होगा ना. तो आप इसके बारे में पहले कभी देखा होगा, किसी चैप्टर में आ गया हो और आपने इसका इंट्रो ले लिया हो, इंट्रो देख लिया हो आपने कि ये मैट्रिक्स कहते किसको हैं, दिखता कैसे है, इसको लिखते कैसे हैं. तो ये मतलब एकदम नया आपके लिए. जब ये नया है तो ये भी याद रखिएगा कि यह बहुत आसान भी है. आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है हमें केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है. मतलब मैट्रिक्स के चैप्टर में, इस मैट्रिसेस चैप्टर में हमें केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन ही अप्लाई करना है. मतलब यहाँ पर हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और इनवर्स सीखेंगे. तो मतलब यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, सिंपल सिंपल, वो यहाँ सीखेंगे. आपको याद होगा कि प्लस माइनस इनटू डिवीजन करने से पहले हमने सबसे पहले जाना था कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स को कैसे लिखते हैं. नंबर के साथ जब अल्फाबेट इंक्लूड कंबाइन कर देते हैं तो फिर जो नया बनता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, फिर उनका हम बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया करते थे. तो जैसे वहां पर आसान, वैसे यहाँ पर मैट्रिक्स भी आसान. तो जैसे वहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के पहले आपने नंबर्स को सीखा कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, उसी तरह से यहाँ पर हमें सबसे पहले सीखना है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मैट्रिक्स को बोलते क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं. ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग में सीखेंगे और सीखने के बाद फिर हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चालू कर देंगे. तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, मतलब मैट्रिक्स बना क्यों. मैट्रिक्स का मेन जो मैथमेटिशियन थे, जो उनका उद्देश्य क्या था कि मैट्रिक्स को क्यों बनाएं, इसका यूजेस क्या है. तो आइए देखते हैं. देखिए, मैट्रिक्स का इन्वेंशन इसलिए किया गया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके उद्देश्य से उनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का आविष्कार किया गया. जैसे कहा गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. मतलब जब कभी किसी को कहीं पर समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ नई चीज़ों को आविष्कार किया जाता है. तो यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाने का केवल एक ही मोटो था कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को आसानी सॉल्व कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आसान है. कैसा आसान है? जैसे आपने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था. जैसे 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशंस ले लें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. अब यदि इसको सॉल्व करने की बात करें तो आप तुरंत कहेंगे कि हमने इसको क्लास 10th में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड के द्वारा तो बहुत आसानी से सॉल्व करते थे. तो देखिए, इसको सॉल्व करना आसान है. लेकिन यदि अब आपसे ये कह दिया जाए कि 4 वेरिएबल्स के या फिर 3 वेरिएबल्स के या फिर 5 वेरिएबल्स के जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, मतलब जहां पर चार चार वेरिएबल्स रहेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और उनको सॉल्व करने की बात आएगी, तो फिर इस तरह से जैसे इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको इतना आसान नहीं होगा सॉल्व करना. जैसे 4 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं. सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 3, एंड 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 2w इक्वल्स टू 5, एंड 4x प्लस 6y माइनस 3z प्लस w इक्वल्स टू 3, एंड 8x माइनस 6y माइनस z प्लस 2w इक्वल्स टू 4. अब आपसे ये कह दिया जाए कि इसको सॉल्व करके बताइए, मतलब इसमें आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू फाइंड करना. तो देखिए, इसका सॉल्यूशन इसके जैसा आसान नहीं है.
तो इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही मैट्रिक्स का जो है इन्वेंशन किया गया था। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मेन उद्देश्य था कि किस तरह से अपन आसानी से बड़े-बड़े या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स जिसमें आ जाएँ और उनको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, तो कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स का आविष्कार किया गया था। अब देखिए मैट्रिक्स का आविष्कार तो मेन प्रारंभिक रूप में तो इसी को लेकर किया गया था, लेकिन बाद में मैट्रिक्स का जो यूजेस है, वो बहुत सारी जगह में किया गया। मतलब मैट्रिक्स का यूज़ जो है फिज़िक्स में भी करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैट्रिक्स का यूज़ जो है साइंस में भी करते हैं और मैट्रिक्स का यूज़ जो है कॉमर्स में भी करते हैं और मैट्रिक्स का यूज़ जो है कंप्यूटर में भी करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी जगहों पे अब मैट्रिक्स का यूज़ होता है और इसको यूज़ करके अलग-अलग तरीके और अलग-अलग नई-नई चीज़ें बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। तो देखिए सपोज़ करते हैं कि 3 व्यक्ति हैं और उनका नाम है, एक का नाम जो है राजा है और एक का नाम जो है रंक है और एक का नाम जो है फ़कीर है। और इनके पास जो है कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब नोटबुक्स और पेन्स हैं, मतलब दोनों के पास। मान लीजिए राजा के पास जो है एक नोटबुक है और एक पेन है और मान लीजिए रंग के पास जो है 8 जो है नोटबुक्स है और 10 जो है पेन्स है और फ़कीर के पास मान लीजिए 15 जो है नोटबुक्स है और 18 जो है पेन्स है। याद रखना जो फर्स्ट वाला ये लिखा गया है ये नंबर्स ये सभी नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये सेकंड वाले लिखे गए हैं ये 1, 10 और 18 ये पेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसको लिखने के लिए अपन एक नया फॉर्म देखते हैं कैसे दोनों के पास जैसे नोटबुक्स एंड पेन्स कौन-कौन नाम लिख लेते हैं व्यक्ति का राजा, रंक, फ़कीर। तो देखिए राजा के पास जो है 1 नोटबुक एंड 1 पेन। रंक के पास जो है 8 नोटबुक्स और 10 जो है पेन्स है और फ़कीर के पास जो है 15 नोटबुक्स हैं और 18 पेन्स है। अब देखिए जो ये फॉर्म लिखा गया है 1, 1, 8, 10 और 15 और 18 ये जो फॉर्म है ये एक जानकारी को दे रहा है। मतलब यदि इन चीज़ों को हटा दें जो लिखा है ये जो नोटबुक्स लिखा है और पेन से लिखा है और ये जो नाम लिखे गए हैं यदि इनको हटा दिया जाए और हटाने के बाद जो ये नंबर्स बचे हुए हैं यदि इनको इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए और अपने माइंड में रखते हुए ये देखें कि यहाँ पर जो है नोटबुक्स और पेन्स की बात की गई थी तो एक जो है सिस्टम तैयार होता है एक फॉर्म तैयार होता है तो इसी तरह के फॉर्म का नाम जो है मैट्रिक्स रखा गया है मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट्स को या जो भी नंबर्स को जो है किसी रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो है अरेंज करके लिख दिया जाए तो ये जो मैट्रिक्स है और इसी जानकारी को यदि दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन कैसा कि यहाँ पर जो है नोटबुक्स लिख दें और यहाँ पर जो है पेन्स लिख दें और यहाँ पर तीनों के नाम लिख दें अ, राजा रंग और फकीर तो देखिए राजा के पास 1 नोटबुक एंड 1 पेन और रंग के पास जो है 8 नोटबुक्स और 10 पेन्स और फकीर के पास जो है 15 नोटबुक्स और 18 पेन्स अब देखिए ये जो फॉर्म लिखा गया है इसको भी यदि अपन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख दिया जाए इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं इस तरह से लिख दिया जाए तो जो ये फॉर्म तैयार होता है इसी को कहा गया है मैट्रिक्स बहुत ही आसान है ये जो मैट्रिक्स है एक फॉर्म है जिसके अंदर जो है जानकारियां रखी जाती हैं किसी भी यहाँ पर एग्जांपल ले लिया गया था ये नोटबुक्स और पेन्स का ऐसे बहुत सारे फॉर्म रहते हैं जो एज ए ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे जाते हैं और एज ए कोड के फॉर्म में इसको अंदर लिख देते हैं और ये किसी एक जानकारी को रिप्रेजेंट करते रहते हैं तो इस तरह का फॉर्म ही कहलाता है मैट्रिक्स
तो देखिए बात की थी हमने अभी स्टार्टिंग में कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का आविष्कार किया गया था। मैट्रिक्स का इन्वेंशन जो हुआ था वो मेन उद्देश्य उनका था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो आइए देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो इन लीनियर इक्वेशंस में ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, ये सभी जेड का कोफिशिएंट, डब्ल्यू कोफिशिएंट, इन सभी को एज अ एक फॉर्म में, कौन सा फॉर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एक्स का कोफिशिएंट देखिए 1 है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मैट्रिक्स बना करके, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1 और डब्ल्यू का कोफिशिएंट 1। और सेम सेकेंड इक्वेशंस में देखिए एक्स का कोफिशिएंट 2 और वाई, इधर देखिए ये वाई का कोफिशिएंट जो है ये 3 लिखा हुआ है और जेड का कोफिशिएंट देखिए -1 है। यहाँ पर डब्ल्यू का कोफिशिएंट जो है 2 है। सेम थर्ड इक्वेशंस में देखिए एक्स कोफिशिएंट जो है 4 है और y का कोफिशिएंट जो है 6 है और z का कोफिशिएंट जो है -3 है और w का कोफिशिएंट जो है 1 है। और देखिए फोर्थ इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 8 है और y का कोफिशिएंट -6 है और z का कोफिशिएंट -1 है और w का कोफिशिएंट जो है 2 है। तो इसको भी इस तरह से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करके लिख देंगे, तो ये जो फॉर्म तैयार हुआ इसका नाम जो है मैट्रिक्स पड़ा। और इज इक्वल टू के बाद फोर इक्वेशंस में, मतलब ऑल इक्वेशंस में देखिए इक्वल टू के बाद जो है यहाँ पर 3 5 3 4 लिखा है, इसका भी एक अलग मैट्रिक्स बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 5 है, 3 है, 4 है, ये एक अलग मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो फॉर्म कहलाता है ये मैट्रिक्स कहलाता है, जहां पर नंबर्स के फॉर्म में जानकारियां रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसी को लेकर के जो ये फॉर्म बना हुआ है, इसी को लेकर के जो है मैट्रिक्स के डेफिनेशंस बनी हुई है। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। मैट्रिक्स कहते किसको है? अ मैट्रिक्स इज a matrix is an ordered rectangular array, rectangular array of numbers or functions। मतलब सिंपल सा है कि मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर के फॉर्म में जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है नंबर्स का या फंक्शंस का, मतलब उसके अंदर या तो नंबर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे या फिर फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे भी अपन ने देखा था कि इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बनाया था और इसके अंदर जो है अरेंजमेंट किया गया था नंबर्स को। जैसे लिखा हुआ था 1 1 और यहाँ पर 8 10 और यहाँ पर जो है 15 18। देखिए ये जो लिखे गए हैं ये अंदर 1 1 8 10 15 और 18, ये जो है नंबर्स हैं और इनको देखिए रेक्टेंगुलर में अरेंजमेंट किया गया है और एक ऑर्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कुछ ये चीजें जानकारी दे रहे हैं, जैसे हम इसके बारे में जानते हैं, अपने माइंड में रख लें कि ये नोटबुक्स और पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है नोटबुक से लिखे हुए हैं और एक तरफ जो है पेंसिल पेन से लिखे गए हैं। तो इस तरह का फॉर्म ही जो है मैट्रिक्स कहलाता है। और याद रखिएगा कि जो ये नंबर लिखे गए हैं, मोस्ट बात, जो ये नंबर लिखे गए हैं अंदर 1 1 8 10 15 18, इनको जो है एलिमेंट्स बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो नंबर्स है और जो फंक्शंस है, इन दोनों को जो है एलिमेंट्स ऑफ, इस ब्रैकेट के अंदर जो अंदर लिखे जाते हैं इनको जो है नंबर्स को एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो एंट्री दी गई है, सिंपल से अपन इसका यूज करेंगे एलिमेंट्स के फॉर्म का, कि इन सभी को जो है एलिमेंट्स बोला जाता है। याद रखिएगा ये नंबर जो सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं
A इक्वल्स टू एलिमेंट्स को A11 लिखा, A12 लिखा, A13 लिखा एंड सो ऑन अप टू A1n तक जाएगा। फिर इधर आएगा सेकेंड में A21, A22, A23 एंड सो ऑन अप टू A2n, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। और यहां पर आएगा AM1, AM2, AM3 and so on up to AMN। देखिए ये जो फॉर्म लिखा है A11, A12, A13, A1n, इस तरह का फॉर्म जो कहलाता है ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। मतलब कहने का क्या है कि जितने भी मैट्रिक्स हमें मिलेंगे वो सारे मैट्रिक्स जो है इसी फॉर्म में आएंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर अब कुछ जानने वाली चीजें और सीखने वाली चीजें क्या है कि जो ये मैट्रिक्स लिखा गया है तो इस मैट्रिक्स में ये जो अंदर लिखे जाते हैं ये सभी जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसा कि आपने भी देखा। और इसके अलावा याद रखिएगा, आप देखो ये एक सिस्टम के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो इधर से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये जो इधर से ये यहां से जो यहां तक जो ये बन रहा है, ये सेकंड में ये ऐसे बहुत सारे बनेंगे और लास्ट में ये बना हुआ है। तो ये जो लिखे गए हैं तो इन सभी को जो है रो बोला जाता है, याद रखिएगा रो। और अदर्स में आपको याद रखना है कि जो ये फॉर्म लिखे गए हैं ये आप इनको देख रहे हैं, जैसे घरों पे छत बनाने के लिए कॉलम बनाते हैं ना, कॉलम, ये पोल, खंबे। तो देखिए ये जो कॉलम और रो है तो ये मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे कितने रो होंगे इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। मतलब मैट्रिक्स को देखते से अपने को मालूम पड़ जाएगा कितने रो हैं कितने कॉलम हैं और कौन से रो में क्या है, किस रो में कैसा एलिमेंट्स है सारे। जैसे आप देखो ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है इस मैट्रिक्स में आप देखिए ये यहां से यदि अपन इसकी बात करें ये तो देखो यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर कितने रो है 3। और कॉलम की बात करें तो ऊपर से देखिए 1 और 2, कॉलम कितने यहाँ पर 2 है। तो जो ये कॉलम और रो बनाए जाते हैं मैट्रिक्स में, तो इसको जब एक साथ इधर देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट्स को काउंटिंग करने के लिए बताने के लिए जो है यहां पर एज अ सिंबॉलिक लिखा जाएगा। जैसे इसमें अपन काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू एम, मतलब कितने गए ये एम तक। और इधर से काउंटिंग करें अपन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू एन, तो यहां पर आएगा एन और बीच में लगाएंगे क्रॉस और इस क्रॉस को पढ़ेंगे बाय, मतलब इसको पढ़ा जाएगा एम बाय एन। ये मेन क्या है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कराता है ये, और मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है ये रिप्रेजेंट कराता है, ये बता देता है पहले से ही। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लास्ट वाला है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनका मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स को बता रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो m बाय n लिखा पढ़ना है इसको m बाय n, m इंटू n बोल सकते हैं, पर इसको सही तरीके से m बाय n पढ़ा जाता है और ये कहलाता है ऑर्डर। याद रखिएगा दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m बाई n का है। इसमें आप काउंटिंग करो, पहली रो दूसरी रो ऐसे यहाँ पर जाएंगे mth रो, इधर ऊपर कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम, तो ये m बाई n का ऑर्डर है। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर आइए आप,
ये जो लिखा हुआ 1 1 8 10 और 15 18, तो इसमें देखिए आप ये कितने बाई कितने का है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सिंपल सा काउंट कर लो आप यहाँ से देख करके। इधर से देखेंगे 1 2 3 लिखा 3, कॉलम देखा 1 2 तो लिखा बाय 2, तो कितने ऑर्डर का है ये 3 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। देयर आर 6 एलिमेंट्स, काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है, इसके द्वारा जानकारी मिल जाएगी ऑर्डर के द्वारा। तो मैट्रिक्स में हमने जाना कि किसको रो बोला जाता है, किनको जो है कॉलम बोला जाता है, और किसको जो है ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर के द्वारा क्या रिप्रेजेंट होता है ये भी हमें मालूम पड़ा है। अब एक चीज आपको जाननी है कि जो ये A11 A12 A13 लिखा गया है, A21 A22 A23, ये बहुत मोस्ट है। इसको यदि अपन सीख लेंगे तो जब आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनका यूज करेंगे तो ये अपने बहुत काम में आएगा। मतलब मैट्रिक्स का यूज हम उसमें डिटर्मिनेंट्स में भी करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं ये ब्रीफ में कि ये A11 का मतलब क्या हुआ। इधर देखिए साइड में कि जैसे लिखा है A11, इसका मतलब ये हुआ कि यह मैट्रिक्स के अंदर वह एलिमेंट्स है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रहेगा, A11। और मान लीजिए यहाँ पर लिखा है A56, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एलिमेंट वह है जो मैट्रिक्स के अंदर फिफ्थ रो में और सिक्स कॉलम में आएगा। या फिर मान लीजिए लिखा हुआ है A33, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह एलिमेंट जो है थर्ड रो में थर्ड कॉलम में रहेगा। कैसे, आप देखिए जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा था नोटबुक्स और पेन्स का कि ये A33 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तो थर्ड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखिए, थर्ड रो। तो इधर से देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट्स अब इसमें है नहीं, क्यों, थर्ड रो वाला थर्ड रो में तो है एक ये भी एलिमेंट्स है एक ये भी एलिमेंट्स है, पर यहाँ पर कहता है कि थर्ड कॉलम का बताइए, तो थर्ड कॉलम का नहीं है। तो मतलब ये एलिमेंट्स किसमें पाया जाएगा, जो 3/3 से ज्यादा का मैट्रिक्स होगा या फिर 3/3 का होगा, उसी में ये A33 पाया जाएगा। और यदि हम यहीं पर बात करें कि A22, ये एलिमेंट्स जो है इस पे निकालिए, तो ये क्या कहता है, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स। तो देखिए सेकेंड रो में कौन, ये 8 और 10 आते हैं, 8 भी सेकेंड रो का एलिमेंट्स है और 10 भी सेकेंड रो का एलिमेंट्स है। बट इसमें क्या लिखा है A22 में कि सेकेंड रो का हो और सेकेंड कॉलम में आए। तो सेकेंड रो में देखिए एक 8 एलिमेंट है और एक 10 एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, जो सेकेंड कॉलम में रहेगा, तो कौन सा है, 10 नंबर का। तो A22 क्या है, 10 है। तो इस तरह से आपने मैट्रिक्स में जो है सीखा जाना कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं, और मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो A11 के फॉर्म में, A56 या ए ऐसे A12 A3 A31, ये जो वैल्यू रहती है तो इसको ऐसा लिखते हैं AIJ के फॉर्म में, ये AIJ M/N। ये देखते हैं मेन पॉइंट्स मैट्रिक्स को लेकर के कि ये कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वलिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स से जो हमें याद रखना है मैट्रिक्स को लेकर के, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो कंपेरेबल मैट्रिक्स मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा यदि हमारे पास मैट्रिक्स होंगे तभी उनको मैट्रिसेस बोलेंगे। यदि हमारे पास मैट्रिसेस हैं और उनका कंपेयर करना हो, मतलब यदि एक मैट्रिक्स इधर है और एक मैट्रिक्स इधर है और यदि इनका कंपेयर करना हो, तो याद रखिएगा कंपेरेबल मैट्रिसेस वही हो सकते हैं जिनका ऑर्डर्ड पेयर सेम होगा, मतलब जिनका ऑर्डर सेम होगा। और जैसे यहाँ पर M/N का है तो ये भी M/N का होना चाहिए। मतलब कहने का, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का है तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 का होगा, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कंपेयर कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ कि जो इधर इसका फर्स्ट एलिमेंट्स होगा और इधर इसका फर्स्ट एलिमेंट्स होगा, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। यदि इसका इधर सेकंड वाला इसके इधर सेकंड वाला, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। इधर इसका ये एलिमेंट्स इधर इसका ये, और इसे इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, पर यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, तो ये तभी होगा जब यहाँ पर एक और एलिमेंट्स होंगे। चलिए इसको 2/2 कर देते हैं, 2/2।
अब देखिए इनका कंपेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए इन दोनों का कंपेयर हो सकता है। और जिन मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर सेम हो तो वो सारे मैट्रिसेस जो है कंपेरेबल होते हैं। याद रखिए, कंपेयर उनका तभी करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा तब। अब दूसरी बात आती है इक्वलिटी। सेकंड सेकंड पॉइंट देखिए, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है इक्वल होंगे। इक्वल मतलब अभी यहाँ पर कंपेयर करने की बात हो रही थी, यहाँ पर इक्वलिटी को दिखाएगा, मतलब इक्वल बराबर कौन से मैट्रिक्स है जिनको हम इक्वल बोल सकते हैं। तो ये भी मोस्ट है, इसको भी सीखिएगा। कोई से भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो तब। पहला पॉइंट, कोई से भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे, पहला पॉइंट, कि जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए। मतलब कहने का, यदि मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो है ये 2/3 का है और ये मैट्रिक्स जो है 2/3 का है, तो इसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं, सपोज करो 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है, 2/3 का। अब यहाँ पर भी ये सेकेंड मैट्रिक्स जो है ये इसके इक्वल कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए। मतलब यदि फर्स्ट एलिमेंट्स यदि 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। यदि सेकेंड 2 लिखा है, A22 वाला एलिमेंट्स यदि 2 है तो 2, A23 A1 ये A11 है, ये 12 है। और यदि A13 वाले एलिमेंट्स यदि 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ऐसे A21 वाला यदि 4 है तो 4 होना चाहिए, और A22 वाला 5 है तो 5 होना चाहिए, और A23 वाला 6 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि कोई से भी दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल तभी बोले जाएंगे जब उनमें ऑर्डर सेम हो और साथ में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाएंगे और तभी उनके अपन इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो इस तरह से दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, और मेन पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि मैट्रिक्स जो होता है दिस इज नॉट अ नंबर। मतलब मैट्रिक्स कोई एक नंबर नहीं है, और ना ही हम इसको सॉल्व करके कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा मैट्रिक्स को लेकर के, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, और मैट्रिक्स कोई वैल्यू भी नहीं है कि मैट्रिक्स जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को देता है। मैट्रिक्स एक फॉर्म है, सीखा था हमने कि मैट्रिक्स एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर जो है अरेंज करके जो है नंबर्स को लिखा जाता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स के बारे में पॉइंट्स आपको याद रखना है, और पॉइंट्स को याद रखने के बाद अब हमें सीखना है कि मैट्रिक्स में जो है टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यदि हम मैट्रिक्स के टाइप्स सीख लेंगे, और मैट्रिक्स को जैसा कि आपने अभी देखा कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स में सिंबल कौन सा लगाते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, यदि ये चीजें हम सीख लेंगे तो फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मालूम ये बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और याद रखिएगा स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, और मैट्रिक्स को जो है डबल लाइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसे दो लाइन यहाँ पर राइट साइड, जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल ये बना हुआ है, ये शेप बना हुआ है ये बिग ब्रैकेट का, ऐसे यहाँ पर एक डबल लाइन इधर कर दें और डबल लाइन इधर कर दें और इधर एलिमेंट को लिखे जाए, तो इस तरह भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा भी यहाँ पर एलिमेंट लिख दें, इधर एलिमेंट लिख दें, तो भी ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर भी यदि अपन एलिमेंट लिख दें तो ये मैट्रिक्स का, इसका तो रिप्रेजेंटेशन सीखा ही अपन ने। तो मैट्रिक्स को इस तरह से इनके द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए फिर सीखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो बने हैं, मतलब मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं वो मैट्रिक्स को देखने के आधार पर, मतलब देखने पर मैट्रिक्स जिस फॉर्म का दिखता है उसका जो है उस तरह का टाइप्स बना, उस तरह का उसका नाम रखा गया। जिसमें फर्स्ट नंबर में आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स सिंपल सा मैट्रिक्स है कि जैसा हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह m/n का होता है, और हमें मालूम है कि m/n के ऑर्डर में जो m है वह रो को रिप्रेजेंट करता है और जो n है वह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है रो मैट्रिक्स के लिए कि जब जिस मैट्रिक्स में रो केवल एक ही हो, मतलब जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n का हो,
तो वह मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब यदि अपन देखेंगे तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस टाइप का, यहाँ से हम एलिमेंट चलेंगे और ऐसा बंद होगा। मतलब कहने का कि ये ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब सिंगल एक ही रो दिखेगा इसमें। ऐसा नहीं कि मतलब 1 2 3 ऐसे बहुत सारे रो हो जाएंगे तो फिर रो मैट्रिक्स में नहीं आएगा। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही ओनली वन रो हो। तो इसको एग्जांपल में लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा 2 4 8 10 11। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है यह रो मैट्रिक्स है, और इसकी हम यदि ऑर्डर की बात करें तो यह होगा 1 बाय, जैसे काउंट कर लीजिए कॉलम को 1 2 3 4 5, 1 बाय 5 का। तो दिस इज द रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो जैसा रो मैट्रिक्स नाम पे था कि केवल एक ही रो हो तो वह मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी है जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो। मतलब जैसे हमें मालूम है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह m बाई n के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर जो n कॉलम है, इस कॉलम की जगह यदि 1 आ जाए, मतलब जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय 1 का होगा तो वह मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको एज अ एग्जाम्पल में लिखें तो वह कुछ इस तरह का बनेगा कि इधर एक एलिमेंट 3, इधर 4, इधर 5, इधर 8। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स बनेगा यह मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए इसमें रो कितने 1 2 3 4, मतलब 4 जो है इसमें रो है और कॉलम कितने हैं 1 है। तो दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो वह जो है कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो तो वह रो मैट्रिक्स कहलाएगा। दिस इज द वेरी इजी। जैसा दिखता है, देखिए रो मतलब रो दिख रही है बस, और इसमें कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम दिख रही है। अब नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है कि जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो हों, विच मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, वह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखे हैं कि 0 0 0 0, दिस इज द 2 बाय 2 मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए ना यहाँ पे ये 0 0 0 0, मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो है। या फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल लिखें 0 0 0 0 0 0, दिस इज द 2 बाय 3 मैट्रिक्स। देखिए सारे एलिमेंट्स जीरो, तो जो इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं वह मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाता है। अब आगे बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर नाम से स्पष्ट है, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि एक लेंथ होती है एक ब्रीथ होती है, मतलब इसमें लेंथ में भी और ब्रीथ में दोनों में मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। मतलब ऐसा एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स जो इस तरह रेक्टेंगल शेप में बनाएगा। रेक्टेंगल शेप मतलब कैसा कि इधर भी एलिमेंट्स होंगे इधर एलिमेंट्स होंगे, मतलब क्या, ये रो के में एलिमेंट्स होंगे और कॉलम में भी एलिमेंट्स होंगे। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाई n हो और जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n। सिंपल सा ऐसा मैट्रिक्स जो m बाई n ऑर्डर का हो और जहां पर m जो है n के बराबर नहीं हो। मतलब कहने का कि ये और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तो ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है दो प्रकार के होंगे। कैसा, देखिए जैसे फर्स्ट नंबर पे अपन बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, देखिए यहाँ पर जो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो इस मैट्रिक्स में ये जो m और n डिफरेंट होंगे। जब m और n डिफरेंट होंगे तो श्योर है कि m और n में से कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा। तो जो ज्यादा होगा या कम होगा तो उसी के बेस पर इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स बन जाते हैं स्पेशली। तो जो फर्स्ट नंबर में बात करें अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है कि वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा बनेगा। तो 2 3 4 9 8 10। अब देखिए इस मैट्रिक्स में रेक्टेंगल शेप में दिख रहा ना, ये लेंथ भी है इसमें ब्रीथ भी है। देखिए लेंथ और ब्रीथ
ये भी लेंथ और ये भी, मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ के फॉर्म में बनेगा। मतलब ये इसमें जो रो और कॉलम है, इसमें रो जो है 2 है और कॉलम जो है 3 है, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। अब इस 2/3 के मैट्रिक्स में, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इसमें ये M2 जो है इस N3 से छोटा है। मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए सिंपल सा है कि जब M की वैल्यू जो है N से छोटी होगी, मतलब रो की वैल्यू जब कॉलम से कम होगी, तो फिर वहां पर बनने वाला मैट्रिक्स जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, और उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और सेकंड में आपको स्पष्ट हो गया होगा नाम के आधार पर कि जैसे यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल नाम था, तो वहां पर उसका वर्टिकल होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, सिंपल सा। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि एज एग्जांपल में लिखते हैं पहले, जैसे मान लीजिए 4 6 3 9 8 5 2 3 0 1 2 1। अब देखिए ध्यान से, इसमें इधर ये 1 2 3 4 4/3, ये कितने का? 4/3 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में देखिए, ये और ये लेंथ और ब्रेथ दोनों बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। अब रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको बोला जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रो की वैल्यू है, वह जो है कॉलम से ज्यादा है। जब रो की वैल्यू कॉलम से ज्यादा आ जाएगी, तो जो मैट्रिक्स बनने वाला होगा वह वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो उसको एज फॉर्म में लिख सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n का है और m इज नॉट इक्वल टू n and m is greater than n, then will be the vertical matrix, तब जो है वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगा। स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये सिंपल से है, जैसा मैट्रिक्स दिखता है उसके नाम पर जो है उसके टाइप से बने हुए हैं। और नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नाम से स्पष्ट है स्क्वायर, और स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो ऑल साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि आप ध्यान से देखिए कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंट है, मतलब लेंथ बड़ी होगी ब्रेथ छोटी होगी, तो वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। पर स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि ऑल साइड्स इक्वल, मतलब जितने भी साइड्स होते हैं स्क्वायर में वो सभी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा स्पष्ट है कि यदि कोई सा भी मैट्रिक्स m/n का है ऑर्डर, तो उसमें जो है जब m इज इक्वल टू n हो जाएगा, जब m इज इक्वल टू n होगा, तब वहां पर बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वह स्क्वायर होगा। सिंपल सा, जिसमें रो और कॉलम सेम सेम हो। जैसे एग्जांपल में लिखें 2 4 3 2। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये जो है 2/2 का मैट्रिक्स है। या फिर अपन एग्जांपल में लिखें 8 9 6 3 4 2 1 2 1। तो आप यहाँ पर देखिए ये 3/3 का मैट्रिक्स है। सिंपल सा आ रहा होगा ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। यदि रो और कॉलम एक जैसे हो, रो और कॉलम यदि एक ही जैसे एलिमेंट्स रखते हो, रो और कॉलम में यदि बराबर बराबर एलिमेंट हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उसको आपको याद रखना है कि इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है। जैसे मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि जनरल फॉर्म लिखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वह कुछ इस प्रकार से होगा कि A11 A12, ये 3/3 का लिख रहा हूं मैं, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सीखने वाली बात है कि इस जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में
एक डायगोनल इस तरह का बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये ये देखिए यहाँ पर ये ये देखिए, ये जो A11, A22 और A33 मतलब कोई सा भी मैट्रिक्स लेंगे, यदि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे डायगोनल शेप में एलिमेंट्स आएंगे आएंगे 100% श्योर। यदि यह मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है और अदर कोई सा है, यदि आप चाहेंगे कि डायगोनल में यदि बन जाए, तो डायगोनल नहीं बनता उसमें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को A11, A22 और A33 को जो है डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो ये बना हुआ है इसको प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है प्रिंसिपल डायगोनल है, और इस डायगोनल को लेकर के मैट्रिक्स के नेक्स्ट जो है अलग अलग टाइप्स बनेंगे। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। मतलब ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंतर्गत डायगोनल में एलिमेंट्स जो लाई करते हैं, वो सभी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है, A11, A22 और A33, ये प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोला जाता है। और प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट नंबर में आएगा इसी डायगोनल को लेकर के डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल सा डायगोनल को लिया तो डायगोनल मैट्रिक्स ही आ गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स और इसके बाद जो ये टाइप्स बनने वाले हैं, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सभी के लिए, इसको हटा दें, इसको छोड़ दें, इन सभी के लिए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। यदि ये जो टाइप्स है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तभी होंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। मतलब इनको डिफाइन करने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना कंपलसरी है। मतलब यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n का होगा तो उसमें m इक्वल्स टू n होगा, मतलब जो रो और कॉलम सेम सेम होंगे, तब जो है वह मैट्रिक्स जो है इनको डिफाइन करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। ये थोड़ा डिफरेंट है, वो सिंपल है, इसको देखते हैं लास्ट में। पहले देखते हैं अपन डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल सा मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दें और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो। कहने का मतलब, सपोज कीजिए कि यह 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 के लिए आपको मालूम है कि इधर उधर 3 होंगे और यहाँ पे भी 3 आएंगे। तो इसके लिए सपोज करें कि यहाँ पर 2 है और 3x3 का है, तो इधर 2 है तो इधर भी एक एलिमेंट होगा, तो ये जीरो इधर भी होगा, तो ये जीरो इधर भी होगा, तो ये जीरो, और यहाँ पर मान लीजिए 4 आ गया, और यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर जीरो, ये जीरो, और इधर मान लीजिए 3 आ गया। तो जो ये इस टाइप का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो यह मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल सा, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर्स आ जाए, काउंटिंग नंबर में आ जाए, और बाकी सब जीरो हो जाए। इधर देखिए इस डायगोनल के दो पार्ट, मतलब डायगोनल जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट बना दिया, यदि यहाँ से एक लाइन खींच दें तो ये और ये, तो इधर के सारे जीरो और इधर के सारे जीरो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आएगा वह डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यदि अपन 2x2 का ले, 2x2 का, तो सपोज कि यहाँ पे 1 है, 0 है, इधर 0 है, इधर 8 है, ये 2x2 का है। ध्यान से देखिए, ये जो है 1 प्रिंसिपल डायगोनल में केवल एलिमेंट्स है और अदर्स जो है 0 0 है, तो यह मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। अब याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में इधर भी डायगोनल बनता है, तो इसको प्रिंसिपल डायगोनल में जो है नहीं लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में केवल इधर से लेते हैं। इसको याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, इधर से इसको जो है प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो देखिए इस डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनेगा, अदर्स में डायगोनल तो बनेगा ही नहीं।
यदि डायगोनल अदर्स में देखेंगे तो उसमें एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे, करके देखिएगा एक बार। पर यहाँ पर जो है डायगोनल मैट्रिक्स में ही केवल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही केवल डायगोनल बनता है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा और उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स पे ही बात की जाएगी। तो ऐसा प्रिंसिपल ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हो और अदर्स बाकी एलिमेंट्स जीरो हो तो वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी के बेस पर ये स्केलर मैट्रिक्स बना हुआ है। मतलब आपके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स मालूम होगा तो आप उसको एक डायगोनल को समझ सकते हैं, और यदि आपको डायगोनल समझ में आ गया कि केवल प्रिंसिपल में एलिमेंट है बाकी सब आइट साइड का जीरो है तो स्केलर भी समझ में आ जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स सिंपल है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों। ध्यान दीजिएगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल बात कर दी तो पक्का है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो बनेगा उसमें एलिमेंट्स होंगे, बाकी इधर के सब जीरो जीरो होंगे और इधर जो एलिमेंट आएंगे उसकी बात होगी। तो क्या कहता है स्केलर मैट्रिक्स, जिस जिस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों। अब डायगोनल जब एलिमेंट्स की बात आएगी तो सभी जीरो होंगे, तो इधर जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे। मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पर 8 है तो इधर भी 8 होगा, इधर भी 8 होगा, ऐसा। यदि मान लीजिए हमारे पास ये 3/3 का है, यदि 2/2 का ले लें, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, इधर 0, इधर 0, इधर 5, ये 2/2 का है। देखिए ये सेम प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स एक जैसे हैं और ये 0 0, तो ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है यह जो है स्केलर मैट्रिक्स है। यदि हम 4/4 का ले लें तो इधर मान लीजिए 8 आ गया, 1 2 3 4 तभी तो बनेगा। 0 8 0 0, फिर 0 0 8 0, 0 0 0 8। देखिए 4/4 का मैट्रिक्स, 4/4 का। देखिए यहाँ पर 4/4 के मैट्रिक्स में ये देखिए आप ध्यान से, ये जो बना हुआ है ये डायगोनल है, और डायगोनल में आप देख रहे होंगे कि सारे एलिमेंट्स एक जैसे। ये देखिए डायगोनल में ये, इस डायगोनल में सारे एलिमेंट्स एक जैसे, 8 8 8 या फिर 5 5 या फिर ऐसे जो भी आएंगे वो सभी एक जैसे होंगे। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स कहलाएंगे वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट और आइडेंटिटी नाम से स्पष्ट है, देखिए एकदम सिंपल सा नाम से स्पष्ट है कि जिस स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स एज अ नंबर 1 हो। मतलब जैसे यहाँ पर ये 8 8 8 लिखा है, यहाँ 1 1 1 हो जाए, यहाँ पर 5 5 लिखा है तो यहाँ पर 1 1 हो जाए, यहाँ पर 8 8 8 8 लिखा है तो ये सभी 1 1 1 हो जाए। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स बनेंगे वो यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। और ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको एज ए सिंबॉलिकली जो है आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, यदि हम 2/2 का लिखना चाहते हैं तो आई 2/2। ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का होगा तो यहाँ पर 1 0 0 1। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स या फिर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या फिर ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 हो और अदर से सब 0 हो, तो वो सारे मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। यहाँ पे आई 2/2 या फिर आई 3/3 का कोई मैट्रिक्स आपको बनाने के लिए बोल दिया तो आप समझ जाएंगे कि आई 3/3 का मैट्रिक्स कैसा होगा। यदि हमें आई 4/4 का बनाने के लिए बोल दे तो हम समझ जाएंगे कि आई 4/4 का कैसा होगा। तो ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है, ट्रायंगल ट्रायंगल शेप बनेगा। तो ये भी मैट्रिक्स पहले बताया गया था कि ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होगा। इसको ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कोई सा मैट्रिक्स हो, ध्यान दीजिएगा। तो इस मैट्रिक्स में यदि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये भी हमें स्पष्ट है। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के द्वारा इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक पार्ट इधर बनता है, एक इधर बनता है। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें ट्रायंगल शेप बनेगा। मतलब कहने का कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ के सारे एलिमेंट्स जीरो हो और एक तरफ में एज अ नंबर हो, जीरो के अलावा ऐसा कोई सा नंबर हो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स बनता है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। एज एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे मान लीजिए 2 0 0 और 3 5 0 और 2 1 3। देखिए ये है स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का।
और इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से कि 2 5 3 ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके ऊपर वाले पार्ट में जो है ये एलिमेंट सभी जो है 0 है, जितने भी होने चाहिए, पर इस प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ वाले में देखिए यहाँ पे 3 2 1 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी दो टाइप्स बन जाते हैं। फिर कैसा कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की तरफ यदि लेकर के ट्रायंगल बनेगा तो यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और यदि ऊपर की तरफ लेकर के बनेगा और नीचे 0 0 हो जाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके टू टाइप्स होंगे, याद रखिएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। एक जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके टू टाइप्स होंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये एग्जांपल जो लिखा गया है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो अपर के लिए सिंपल सा है, यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है और इधर 2 5, इधर 0 6 8 और 0 0 9, देखिए ये भी 3 by 3 का लिखा गया है। तो यहाँ पर इधर से लेकर के देखिए ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल बना हुआ है एलिमेंट्स को लेकर के, बाकी 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर वापस से ध्यान से देखें तो इस प्रिंसिपल डायगोनल को लेकर के नीचे की तरफ जो बना हुआ है वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ऊपर की तरफ 0 0 है। तो ये 3 by 3 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये 3 by 3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो याद रखना अपने को। अब इसके बाद लास्ट में जो आता है वह सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, 8 या फिर 6 या फिर 5, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी जो है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। और याद रखिएगा ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आता है, क्योंकि इसमें लेंथ विड्थ सब एक जैसी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी इनको बोल सकते हैं, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स भी होते हैं। तो ये हमने सीखा, हमने जाना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं और उनका क्या क्या नाम है और उनको किस किस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। यदि हमारा इंट्रो, यदि ये जो मैंने बेसिक बताया है यदि आपको समझ में आ गया होगा तो श्योर है कि आप सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।